इस ई व्याख्यान को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम उपभोग फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोग फलन के संपूर्ण अध्ययन को मैंने 2 भागों में रिकॉर्ड किया है। यह पहला भाग है और इस भाग के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन क्या है, यानी कंजप्शन फंक्शन क्या है, कीन्स इसके बारे में क्या कहते हैं और आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है। एक चित्र की सहायता से और एक टेबल की सहायता से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग का स्तर किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आय और उपभोग के वक्र होते हैं, और आय और उपभोग के बीच का अंतर या आय में से जो खर्च कर दिया जाता है उसे उपभोग कहते हैं और जो पीछे रह जाता है उसे बचत कहते हैं। तो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। और दूसरा जो भाग है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित रहेगा। और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और इन दोनों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इन दोनों को सूत्रों की सहायता से और टेबल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं हम। उपभोग फलन। उपभोग फलन कीन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कीन्स द्वारा 1930 की महान मंदी के बाद में जो पुस्तक प्रकाशित हुई जनरल थ्योरी, जो कि विश्व की महान मंदी से अर्थव्यवस्थाओं को निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण और कारगर सिद्धांत और नियम इसमें प्रतिपादित हुए थे। इन नियमों में रोजगार, आय और उत्पादन का जो सिद्धांत है, जो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, यही प्रभावपूर्ण मांग का एक महत्वपूर्ण घटक उपभोग फलन है। इसी प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत का, मांग के नियम का उपभोग प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है। और उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन के आधार पर या उसके द्वारा किस प्रकार से प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जाकर रोजगार, आय और उत्पादन को सृजित किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से पटरी पर लाया जा सकता है, इसके बारे में कीन्स अपने इस सिद्धांत में संपूर्ण तरीके से बताते हैं। यद्यपि कीन्स से पहले भी एडम स्मिथ और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और अन्य अर्थशास्त्रियों ने उपभोग प्रवृत्ति के बारे में या उपभोग फलन के बारे में बताया था। और उपभोग फलन की अपेक्षा उन्होंने आय और उपभोग के स्तरों को अपने अपने तरीके से समझाया था, जिसमें एंजल के द्वारा जो 1857 में प्रतिपादित हुआ था एक सिद्धांत था, जिसे हम आय उपभोग वक्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय के बीच में संबंध को स्थापित करता है। और विक्सेल ने भी और माल्थस ने भी उपभोग और आय के बीच संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन कीन्स द्वारा जो यह उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे हम बहुत भिन्न तरीके से या इसे हम एक बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। कीन्स कहते हैं कि रोजगार, आय और उत्पादन बड़ी सीमा पर तक प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है और प्रभावपूर्ण मांग उपभोग फलन पर, उपभोग व्यय पर निर्भर करती है। उपभोग व्यय अपने आप में 2 बातों पर निर्भर करता है, आय की मात्रा या आय का स्तर और उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग को प्रभावित करने वाली ये उपभोग प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है। और कीन्स कहते हैं कि उपभोग आय का फलन होती है, इसलिए इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि उपभोग आय का फलन होता है। के कुरिहारा के शब्दों में यदि हम समझने की कोशिश करें तो वो लिखते हैं कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 एग्रीगेट्स, दीज आर
टोटल कंजप्शन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। और सिंबॉलिक तरीके से वो इसे कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ वाई के रूप में लिखते हैं, अर्थात उपभोग आय का फलन होता है। और उपभोग फलन का मतलब यह है कि आय और उपभोग में फलनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात या अन्य शब्दों में हम कहें तो ऐसा फलन जो आय और उपभोग के बीच में संबंध बताता है उसे हम उपभोग फलन कह सकते हैं। और आय के विभिन्न स्तरों पर यदि हम उपभोग व्यय को दर्शाते हैं और एक सूची बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, तो उसे हम उपभोग अनुसूची के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उपभोग अनुसूची कह सकते हैं। इसे इस प्रकार भी लिखा गया है कि यह वह अनुसूची होती है जो कुल आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की भिन्न भिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है। उपभोग प्रवृत्ति और आय में फलनात्मक संबंध, जिसे त्रिज्यात्मक संबंध भी कहा गया है, पाया जाता है, जैसे के कुरियारा के शब्दों में मैंने इससे पूर्व में बताया है। और उपभोग फलन को, इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा गया है और कीन्स इसे आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। इस प्रवृत्ति या फलन को जब की व्याख्या करते हैं तो कीन्स कहते हैं कि एक बिंदु से पूर्व आय की तुलना में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक उच्च होती है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि आय नहीं होती है तो भी कुछ मात्रा में उपभोग किया जाता है, इसलिए आय जब आरंभ होती है तो वो 0 से शुरू होती है, 0 से आरंभ होकर दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है। अर्थात आय का जो वक्र होता है, जिसे हम आगे चित्र में देखेंगे, वो वक्र ऊपर दाएं ओर चढ़ता हुआ होता है और धनात्मक ढाल वाला होता है। लेकिन कंजप्शन जो है वो 0 से शुरू नहीं होता है, क्योंकि जब आय 0 होती है तो भी जीवन जीने के लिए या जीवन को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ मात्रा में उपभोग करना ही पड़ता है। इसलिए उपभोग 0 से आरंभ नहीं होता है, कुछ ऊपर से आरंभ होता है, जितना न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपभोग करना होता है, चाहे वो वर्तमान आय से करे, यदि वर्तमान आय नहीं है, 0 है, तो पुरानी बचत से करे या फिर उधार लेके करे, लेकिन जिंदा रहने के लिए उपभोग, कुछ मात्रा में उपभोग करना ही पड़ता है। इसलिए आरंभ में आय और उपभोग में अंतर हो सकता है, आय की अपेक्षा उपभोग अधिक होता है। और आगे कीन्स कहते हैं कि आय में वृद्धि के साथ ही उपभोग भी बढ़ता है। लेकिन खास बात यह है कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, जैसा कि इस चित्र में बी के रूप में दिखाई दे रहा है, जहां पर आय और उपभोग दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद आय बढ़ती हुई उपभोग से ऊपर चली जाती है, अधिक हो जाती है, और उपभोग उससे नीचे रह जाता है, और आगे चलते चलते आय और उपभोग में अंतर पैदा हो जाता है। आय अधिक होती है और उपभोग कम रह जाता है। लेकिन आय में वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, और इन दोनों में अंतर ही बचत को पैदा करती है। यानी कि y इज इक्वल टू C प्लस S होता है, यानी कि उपभोग और बचत की जोड़ ही आय कहलाती है। यद्यपि कीन्स व्यक्तिगत आय के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य है, मूल फोकस है, मेन फोकस होता है, वो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उपभोग के स्तर और राष्ट्रीय बचत के स्तर से संबंधित है। और यदि कंजप्शन को हमें निकालना है तो कंजप्शन इज इक्वल टू y माइनस
S लिख दिया जाता है। और यदि हम बचत को निकालते हैं तो S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि आय में से जो कुछ भी उपभोग कर लिया जाता है या उपभोग व्यय पर खर्च कर लिया जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है, अवशेष होता है, वही बचत कहलाती है। इस प्रकार से किंज अपने उपभोग फलन को समझाते हैं और कहते हैं कि जीरो आय या शून्य आय पर भी उपभोग होता है, और जिस प्रकार से आय बढ़ती है, इस कारण से उपभोग आय की अपेक्षा अधिक हो सकता है आरंभ में, लेकिन जिस प्रकार से आय बढ़ती है, उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, उससे कम अनुपात में बढ़ता है। और एक कंजप्शन शेड्यूल है जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब हम आय के विभिन्न स्तरों पर या आय के विभिन्न मात्रा पर उपभोग की मात्रा को दर्शाते हैं, उसकी एक टेबल बनाते हैं या सूची बनाते हैं, तो इसे हम उपभोग अनुसूची कह सकते हैं, जो कि आपको इस टेबल नंबर 1 में दिखाई दे रही है। इसमें करोड़ों में राशि दी गई है, रुपयों में है, और वाई को इनकम लिखा गया है और कंजप्शन को सी लिखा गया है, जो कि आय का फलन है। मतलब सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ वाई लिख रखा है, यानी कि कंजप्शन आय का फलन होती है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की मात्रा को इस अनुसूची में दर्शाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आय जीरो है, सबसे पहले स्तर पर आय जीरो है, लेकिन यहाँ पर उपभोग जीरो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि शून्य आय पर भी उपभोग होता है, कुछ मात्रा में उपभोग होता है, यानी न्यूनतम आवश्यकताओं पर खर्च करना ही पड़ता है, चाहे आय हो न हो। यानी शून्य आय पर भी उपभोग होता है, यानी जब हम वक्र में दर्शाते हैं तो उपभोग जीरो से ऊपर से शुरू होता है, धनात्मक से शुरू होता है, और आय शून्य से आरंभ हो सकती है। दूसरा स्तर है 60, जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी आय जो है, आय और उपभोग के आंकड़े यहाँ पे करोड़ों में दिए हुए हैं। आय 60 करोड़ है, एक राष्ट्र की नेशनल इनकम 60 करोड़ है, यहाँ पर 70 करोड़ उपभोग की मात्रा है। और तीसरा स्तर है 120 करोड़ नेशनल इनकम है, वहाँ पर उपभोग का स्तर भी 120 करोड़ है। यहाँ पर आकर उपभोग और आय दोनों बराबर होते हैं, उससे पूर्व आय कम है और उपभोग अधिक है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ रहा है, उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है। 120 पर आकर दोनों बराबर है, उसके बाद में आय 60 करोड़ बढ़ जाती है, यानी आय में लगातार 60 करोड़ की वृद्धि होती है। जीरो से 60 करोड़ हो जाती है, 60 करोड़ से 120 करोड़ हो जाती है, 120 करोड़ से 180 करोड़ हो जाती है, जबकि उपभोग की मात्रा पहले 20 करोड़ होती है, फिर 70 करोड़ होती है, यानी 50 का अंतर है। उसके बाद में फिर 120 करोड़ होती है, यानी कि 50 का अंतर है, फिर 170 करोड़ होती है, जो कि यानी कि उपभोग की मात्रा जो है वो 50-50 करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि आय की मात्रा 60-60 करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है। यानी कि जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उस अनुपात में उपभोग की मात्रा नहीं बढ़ती है। 120 करोड़ के बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं, आय और उपभोग, और उसके बाद में आय अधिक हो जाती है और उपभोग उससे कम रह जाता है, और धीरे धीरे आय और आगे की ओर बढ़ती रहती है, ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। उपभोग की ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में आय बढ़ती है। और इन दोनों में बीच में जो अंतर होता है वही बचत को पैदा करता है, उसके बारे में हम अगली टेबल में देखेंगे। और ये जो हमने टेबल देखी है, इस टेबल को वक्र के रूप में या चित्र के रूप में भी हम दिखा सकते हैं, जैसा कि हम इससे पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे। ये चित्र जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चित्र एक टेंटेटिव चित्र है, जो कि पूर्व जो आपने टेबल देखी, इस टेबल से भी बनाया जा सकते हैं। जो एक्चुअल फिगर्स यहाँ पे लिए हुए हैं, इन एक्चुअल फिगर्स से भी आप टेबल चित्र बना सकते हैं, वक्र बना सकते हैं, और टेंटेटिव भी बना सकते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर भी हम देखें तो इस चित्र को हम बना सकते हैं या बना हुआ है। चित्र में वाई अक्ष पर कंजप्शन लिया हुआ है और एक्स अक्ष पर इनकम ली हुई है। Y1 Y2 आय के दो विभिन्न स्तर है, और C1 और C2 दो उपभोग के दो स्तर है। जो एक
दो बिंदुओं को दर्शा रहे हैं। यहाँ जीरो जो है वो ओरिजिन पॉइंट है या शून्य बिंदु है। यहाँ शून्य बिंदु से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह आय का वक्र है जो कि शून्य से आरंभ होते हुए धनात्मक ढाल लेते हुए ऊपर जा रहा है, जो कि 45 डिग्री का। इसका मतलब है आय धीरे 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 आगे बढ़ रही है और एक ही अनुपात से आगे बढ़ रही है। लेकिन कंजप्शन जो है वो जीरो यानी शून्य पर भी एक बिंदु से ऊपर से शुरू हो रहा है, यानी कि एक, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि शून्य आय पर भी 20 करोड़ उपभोग की मात्रा है। अर्थात यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 20 करोड़ या न्यूनतम आवश्यकता के लिए जितना भी खर्च किया जाता है, उपभोग किया जाता है, वो एरिया है, वो उससे ऊपर ही कंजप्शन शुरू होता है। कई बार ये पूछा जाता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर परीक्षा हो, उसमें पूछा जाता है कि आय शून्य से आरंभ होती है तो उपभोग कहाँ से आरंभ होता है। तो आप लिख सकते हैं कि शून्य आय पर भी उपभोग शून्य से आरंभ नहीं होगा, उससे ऊपर आरंभ होगा। और कितना ऊपर होगा वो न्यूनतम आवश्यकताओं के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी मात्रा में न्यूनतम उपभोग करने की आवश्यकता होती है, उतना ही ऊपर उपभोग का वक्र शुरू होता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आगे इस तरह से बढ़ रहा है। जिस तरह से आय बढ़ रही है उपभोग की उसके साथ में, जिस तरह से आय की रेखा बढ़ रही है उपभोग की रेखा भी बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है जिस अनुपात में आय की रेखा बढ़ रही है। यानी आय के बढ़ने के साथ उपभोग की मात्रा बढ़ती है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में आय बढ़ती है। आय की तुलना में उपभोग कम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों की ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि आय के बढ़ने के साथ में उपभोग बढ़ाए, लेकिन साथ में कुछ बचत भी रखे। ऐसा किंज कहते हैं और यही कारण होता है कि आय के बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में आय बढ़ती है। और इन दोनों के बीच का अंतर ही बचत पैदा करती है, ये मैंने पहले भी बताया था। इस बिंदु पर यदि हम देखें, किसी एक बिंदु को ले लें, मान लेते हैं जीरो, शून्य आय पर देखते हैं, शून्य बिंदु पर देखते हैं तो शून्य आय पर भी कुछ मात्रा में उपभोग है। यदि हम इस बिंदु को लें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आय इस बिंदु पर है जबकि उपभोग इस बिंदु पर है। और इसी तरह से इस चित्र में बी बिंदु दिखाया गया है और बी बिंदु पर आय और उपभोग दोनों बराबर होते हैं। और उसके बाद में एक बिंदु है जो कि Y2, जिसे हम OY2 इनकम का स्तर कहेंगे। इस स्तर पर उपभोग की मात्रा OC2 है और आय यहाँ से लेकर यहाँ, यानी कि S1 से Y2 के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आय का स्तर है। और कंजप्शन यहाँ पे Y2 से S तक है। तो Y2S बिंदु और Y2S बिंदु के S1 और S के बीच में जो अंतर दिखाई दे रहा है यह बचत है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बचत का एरिया है या बचत का जो क्षेत्र है। और इसी तरह से आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग को इस चित्र में दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और टेबल लेते हैं जो पूर्व की टेबल के ऊपर ही आधारित है। ये जो टेबल है इसको हमने एक नए रूप में लिया है और उसमें बचत को साथ में ले लिया, चूंकि यहाँ पे बचत नहीं दिखाई गई थी, जबकि मैंने कहा था कि आय के बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ता है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, जिसके कारण से जो बीच में गैप हो जाता है वही बचत को पैदा करती है। और इसको हम इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे शून्य आय थी, 20 करोड़ उपभोग था, अर्थात यहाँ पे बचत माइनस में है, यानी यहाँ पे पुरानी आय में से जो बचत की गई थी उसमें से खर्चा किया जा रहा है या फिर उधार लेके भी खर्चा किया जा रहा है। दूसरा जो स्तर है वो है 60 करोड़ का आय का और वहाँ पे 70 करोड़ उपभोग का मात्रा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर -10 करोड़
बचत है, यानी कि बचत नहीं है, यहाँ पे पुरानी बचत को भी खर्च किया जा रहा है या फिर कहीं से भी उधार लेके उसको बचत के रूप में रखकर और उसको खर्च किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस में है। और 120 के स्तर पर 120 करोड़ ही 100 तीसरा जो बिंदु है वो 120 करोड़ आय का है और यहाँ पर उपभोग भी 120 करोड़ है, यहाँ पर कोई भी बचत नहीं है। चौथा बिंदु है 180 करोड़ का, जहाँ पर आय 180 करोड़ है और 170 करोड़ उपभोग का स्तर है, यहाँ पर 10 करोड़ बचत है इस राष्ट्र की। फिर जो नेक्स्ट बिंदु है वहाँ पे 240 करोड़ आय है, उस पर 220 करोड़ उपभोग का स्तर है और यहाँ पर 240 में से 220 गए, पीछे रह गए 20 करोड़, तो 20 करोड़ यहाँ बचत का स्तर है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि y किंज कहते हैं y इज इक्वल टू C+S होता है, यानी उपभोग और बचत को जोड़ा जाए तो आय प्राप्त हो जाती है। और यदि हमें इस समीकरण से यदि हमें कंजप्शन निकालना है तो कंजप्शन इज इक्वल टू वाई माइनस एस हो सकता है। और यदि हमें बचत निकालनी है, बचत ज्ञात करनी है, तो S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि आय जो कुछ भी प्राप्त किए है, जो कुछ भी कमाया है, उसमें से यदि हमने जो खर्चा किया है उपभोग पर या उपभोग व्यय है उससे घटा दिया जाए तो पीछे जो रहता है वह सेविंग कहलाती है, बचत कहलाती है। और वही इस टेबल में साथ में दिखाई गई है। इस ई लेक्चर में इतना ही। अगले ई लेक्चर में हम इसका दूसरा भाग और अंतिम भाग अध्ययन करेंगे और वह उपभोग फलन की दो प्रवृत्तियां होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।